हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने चुनिंदा प्रश्न लिए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत ही सभी चैप्टर से हैं इसमें। आप लोगों को व्याकरण के भी पोर्शन मिलेंगे, साहित्य के भी पोर्शन मिलेंगे। तो बहुत ही एक एक प्रश्न को मैंने बहुत ही चुन कर रखा हुआ है जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं जो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय कह रहा है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो वह कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषाओं में किया गया है, यानी कि 15 भारतीय भाषा यानी अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है और 40 विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद किया जा चुका है। कौन सी ऐसी पुस्तक है? तो पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। किसकी है? प्रेमचंद की है पंचतंत्र। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी 4 भाषाएं ऐसी हैं जो अनुसूचियों में शामिल की गई हैं? कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी है? संथाली है, मैथिली है, बोडो है और डोगरी है। कौन सी होगी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जो किस में शामिल की गई? 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। पहले कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं थी। पहले 18 भाषाएं थी। ये 4 जोड़ने के बाद संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी जोड़ने के बाद 22 भाषाएं हो गई। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण आप लोगों को पता ही होगा किसका है, किसका होगा? हरिवंश राय बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन के पिताजी की रचना है ये निशा निमंत्रण। अगला है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? बिहारी जी ने किया था। कौन? बिहारी जी ने किया था। बहुत ही अच्छी रचना है ये। अगला है रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। कौन सी? रस मीमांसा रस सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला है गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य का बोध होता है? तो प्राकृत का होता है। किसका? प्राकृत का होता है। अगला है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? किसका है? तो तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारतीय के रचनाकार कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत किया है? तो वह कौन से कवि होंगे? सूर, तुलसी और जायसी, यानी सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी ने। आगे बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत। बहुत ही हम लोग बचपन में इसको पढ़ते थे। वीरों का कैसा हो बसंत 7th में या है, नहीं सॉरी 6 में ही इस पुस्तक में है। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का है वीरों का कैसा हो बसंत। अगला है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली में मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार में कहा गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हिंदी कविता को छंदों
की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर से सुनिएगा प्रश्न। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? निषाद कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? तो किस रस को मान्यता हुई है? भक्ति रस को। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? तो भक्ति रस को हुई है। किसको? भक्ति रस को हुई है। अगला है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यह पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छी रचना है ये। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? कबीर जी हैं। कौन? कबीर दास जी की है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर हुआ था? उर्वशी पर हुआ था। किस पर? उर्वशी पे हुआ था। अगला है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो एक महाकाव्य है। अगला है पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्या? कौन सी? पल्लव रचना। अगला है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान में नहीं रखा गया है। जो 22 भाषाओं में अंग्रेजी को कोई दर्जा नहीं दिया गया है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा द तासी। कौन होंगे? गारसा द तासी की रचना है। अगला है देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो अपने देश में, पूरे भारत में एक ऐसा देश है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। वह कौन सा देश है? तो वह है नागालैंड। कौन सा है राज्य? नागालैंड। ऐसा देश है जहाँ पर की भाषा अंग्रेजी है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। कहाँ का है? त्रिपुरा का राजभाषा है क्या? बांग्ला है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर है लल्लू लाल की रचना, जो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी को एक क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। अगला है सुहाग के नूपुर के रचयिता कार हैं। तो सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन होंगे? अमृतलाल नागर। कौन होंगे? अमृतलाल नागर हैं। अगला है झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो झरना किसकी रचना का झरना के रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद क्या है। अगला है इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस देश में किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में ऐसा राज्य है जहाँ कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। तो चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? चारुता है। क्या है? चारुता है। अगला है भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अगला देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह है कौन सा? भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला अधिक भाषा समूह है इंडो आर्यन। कौन?
इंडो आर्यन है। अगला देखते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किससे? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो किस नाटककार ने नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है। अगला है, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो कौन सा एक व्यंग्य लेखक होंगे? हरिशंकर परसाई ऐसे हैं जो एक व्यंग्य लेखक हैं। अगला है, मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कौन से हैं? तो वह है कबीर दास जी। अगला है, प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृति हुई जिसे नाम दिया गया है क्या? पिंगल भाषा। क्या नाम दिया गया है? तो पिंगल भाषा दिया गया है। अगला है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला देखते हैं, डोगरी भाषा किस मुख्य रूप कहाँ से बोली जाती है? तो डोगरी सबसे मुख्य रूप भाषा कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक कौन हैं? तो ये हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। पूस की रात वो भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला है, संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो वह है तेलुगु भाषा। कौन सी है? तेलुगु भाषा है। अगला है, हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है क्या? तो हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो भूषण हैं कौन से कवि हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। किसके? वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया है? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किस के द्वारा दी गई है? तो आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया था। देव बिहारी, श्याम बिहारी और कृष्ण बिहारी मिश्र तीनों भाई थे जिन्हें मिश्र बंधु कहा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं रखा था। तो बाय बाय। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको।